हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था और सामान्य विज्ञान के अंदर हम जीव विज्ञान को पढ़ रहे थे। आज की क्लास हमारी जीव विज्ञान की क्लास होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई मानवीय रोग है वो आपके विश्व के वृहत क्षेत्र में मतलब मैक्सिमम पार्ट में वो रोग फैल गया है तो उसे क्या कहेंगे। पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजूटिक। तो जो रोग आपका विश्व के वृहत क्षेत्र में फैल जाता है उस रोग को कहते हैं पैंडेमिक। ओके। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रमणकारी रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का जब कोई संक्रामक रोग हो वो आपकी किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय से तेजी से फैलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहत क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। आपके एपिडेमिक का विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलना ही आपका क्या कहलाता है? पैंडेमिक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी है। इनमें आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवी है। आर्किया, रोगाणु, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो आपके रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवी है वो है आपके रोगाणु। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और आपके परिजीवी सभी रोगाणु के उदाहरण हैं। रोगाणु के आपके उदाहरण क्या है? विषाणु और आपके जीवाणु या कवक जिसको फंजाई बोलते हैं, और आपका परजीवी यानी कि पैरासाइट्स और परजीवी, पैरासाइट्स, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सभी रोगाणु के उदाहरण हैं और रोगाणु आपके रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके रोगाणु जो है वो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवी हैं और इन सूक्ष्म जीव को आपके सूक्ष्म जीव रोगाणु कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स, रक्त, हीमोग्लोबिन या पानी। जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें आपके डेंगू बुखार में शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी शरीर में हो जाती है। किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो शरीर में रक्त स्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अतः इनकी कमी से आपके असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स का वर्क है आपका रक्त स्राव को रोकना। ये आपके रक्तस्राव को रोकते हैं और इनकी संख्या में कमी होने से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डेंगू बुखार में आपके डेंगू बुखार हो जाता है किसी मनुष्य को तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस, एनाफ्लिस, एशियाई बाघ मच्छर या क्यूलेक्स। तो आपका डेंगू बुखार जो होता है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। ओके। डेंगू एक आपका विषाणु जनित रोग है। डेंगू कैसा रोग है? डेंगू विषाणु जनित रोग है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो कि आपके एडिस
इजिप्टी एवं एडीज एलोप्टिक्स प्रजाति के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है और ये आपके मादा एडीज के काटने से होता है। ओके, किससे होता है? ये मादा एडीज नामक मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू बुखार होता है और डेंगू आपका एक विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपके मादा एडीज के अलावा आपका एक मच्छर और है, आपका एडीज एल्बो एडीज एल्बोपिक्स। इसके ये मच्छर है आपका, इसके काटने से भी डेंगू होता है। ओके, इस मच्छर के काटने से भी डेंगू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा एडिस के काटने से डेंगू बुखार होता है और डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रोग में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? कौन सा रोग है आपका जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो आपका जो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित रोग नहीं है, जो टाइगर मच्छर के काटने से नहीं होता, वो है आपका जापानी इंसेफेलाइट्स। जापानी इंसेफेलाइट्स जो है वो आपके किसके द्वारा नहीं होता? टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता। और जो आपके एडिस टाइगर मच्छर कहते किसको है? टाइगर मच्छर किसको कहते हैं? टाइगर मच्छर कहते हैं एडिस एल्बोपिक्स। एडिस एल्बोपिक्स। ओके, एडिस एल्बोपिक्स जो होता है इसको कहते हैं टाइगर मच्छर। एल्बोपिक्स, इसको क्या कहते हैं? इसको टाइगर मच्छर कहते हैं। और यह है पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफ्लिक्स जैसे रोगों का के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफ्लाइट रोग का कारक जो होता है आपका वो फ्लोवी विराइडी है। ओके, फ्लोवी विराइडी कुल का विषाणु है जिससे आपके जापानी इंसेफ्लाइट होता है। जापानी इंसेफ्लाइट जो रोग है आपका वो आपके फ्लेवी विराइड फ्लेविराइड नामक का कुल का आपका विषाणु होता है जिसके कारण जापानी इंसेफ्लाइट होता है। आपका जो एडी टाइगर मच्छर है एडीज एल्बोपिक्स, इसके द्वारा आपका जापानी इंसेफ्लाइट्स नहीं होता। पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया ये आपके एडीज एल्बोपिक्स के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर मच्छर के काटने से जापानी इंसेफ्लाइट रोग नहीं होता। जापानी इंसेफ्लाइट फ्लोविराइड नाम का एक आपका कुल का विषाणु है जिसके कारण जापानी इंसेफ्लाइट होता है। बाकी आपका पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया और आपका ज्वर और साथ में आपका ज्वर, ये सब जो होते हैं ये एडिस एल्बोपिक्स के कारण होते हैं और टाइगर मच्छर को आपके एडिस एल्बोपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जो आपका हाइड्रोफोबिया रोग है वो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है आपका विषाणु के द्वारा। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? पानी से डरने की प्रक्रिया को। ओके, जब पानी से डर लगता है, पानी से डर लगने लगता है, उस कंडीशन को, उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इनमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता। आपका जो जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ है वो पेशेंट आपका नॉर्मल यूज से नहीं डरेगा। नॉर्मल यूज जो होगा वाटर का वो करेगा, सामान्य प्रयोग से नहीं डरता। लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराता है। जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ है वो आपके पानी के सामान्य प्रयोग से
सामान्य प्रयोग से नहीं डरता। जिसको हाइड्रोफोबिया हुआ है वो पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरेगा, लेकिन वो आपका जो पेशेंट है, आपका मरीज है, वो झील झील समुद्र के पास जाने पास जाने उनके सभी के पास जाने से या तैरने से, या तैरने से घबराता है। ओके। अगर किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हुआ है तो वो आपका पानी से डरता है। पानी से डर की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, बट आपकी वो नदी, झील, समुद्र आदि के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। हाइड्रोफोबिया किसका पुराना नाम है आपका? रेबीज का। पुराना नाम है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, और जो रेबीज का विषाणु होता है, ये रेबीज का विषाणु ये आपकी जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है, ओके, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। जो आपके रेबीज के विषाणु होते हैं वो आपके केंद्रीय नाड़ी के तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो होता है, हाइड्रोफोबिया रोग आपके विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया कहते किसे हैं? तो पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया है वो पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरेगा, लेकिन वो आपके नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से डरेगा, मतलब उन तैरने से घबराता है। और हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है, और रेबीज के जो विषाणु होते हैं वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपका विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया आपके विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में जब आपकी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो कौन सा रोग होता है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। तो जब आपकी मेरुज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है, तब आपके मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस वायरस आपका बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ये आपके मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से जब आपके मस्तिष्क और मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो तब आपके रोग होता है, और उस रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क तथा मेरुज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से या कुत्ते के काटने से। तो पोलियो वायरस आपका शरीर में प्रवेश कब करता है? वो आपके दूषित भोजन तथा दूषित जल से शरीर में प्रवेश करता है। और पोलियो जो है ये एक संक्रामक रोग है। पोलियो एक संक्रामक रोग है। ओके। जो आपके पोलियो मैलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। पोलियो होता किसके द्वारा है? ये आपके
पोलियो मेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस द्वारा होता है। ओके, पोलियोमेलाइटिस नामक आपका पोलियोमेलाइटिस नामक विषाणु है, उसके द्वारा ये रोग होता है। विषाणु, ओके। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला रंग सॉरी इससे आपके प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। पोलियो पोलियो जो है आपका, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्रभावित अंग है आपका, प्रभावित अंग की है आपका तंत्रिका तंत्र। ओके, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ओके, ये जो पोलियो है आपका, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुज्जु यानी कि आपके माइंड और स्पाइनल कोर्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों का कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में असक्षम होती हैं और पैरों में पक्षघात यानी कि पैरालाइसिस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूषित भोजन तथा जल से क्या होता है? पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है और ये पोलियोमेलाइटिस नामक विषाणु द्वारा फैलता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पोलियो। पोलियो जो रोग है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है यानी कि नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनान साल, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज करने वाले थे जोनास साल। ओके, पोलियो के टीके की खोज करने वाले आपके पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने 1952 में की थी। जोनास साल्क ने आपके 1952 में की थी। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग जो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पोलियो से आपका प्रभावित अंग कौन सा है? ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, यानी कि CNS। आपके पोलियो जो प्रभावित करता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉनसन सॉल्क ने जोनान सॉल्क ने सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज की और ये आपके 1952 में इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो आपका इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? जो क्षय रोग है ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। ओके, पोलियो जो है आपका, पोलियो एक संक्रामक रोग है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है और ये आपके किससे होता है? पोलियो मेलाइटिस। ओके, पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है और ये पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। खसरा और रेबीज भी विषाणु जन्य रोग है। खसरा और रेबीज भी, ये भी आपके विषाणु जन्य रोग हैं। विषाणु जन्य रोग। ओके, जबकि तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है।
जो आपका तपेदिक, और 6 रोग है ये संक्रामक रोग है जिसका कारण माइको बैक्टीरियम ट्यूबरोकुलिस नामक जीवाणु है। ये आपका 6 रोग किससे होता है? ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, ये आपका नामक जीवाणु रोग है। नामक जीवाणु रोग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोग। आपका 6 रोग नहीं है, 6 रोग एक संक्रामक रोग है और ये आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस नामक जीवाणु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो आपका ऑर्थेमिक्सो है, राइनो वायरस है, ल्यूकीमिया वायरस है या पोलियो वायरस है। पैथोजिन आपके सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ये क्या होता है आपका? ये है आपका राइनो वायरस। ओके, राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम यानी कि आपके कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम जो है ये एक संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है। ये आपके छींक और वायु द्वारा संचरित होता है तथा इसमें रोगी को सिरदर्द, हल्का ज्वर एवं नाक व आंख से पानी गिरता रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो राइनो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटीहेल्मिन्थ। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? हेपेटाइटिस बी एक यकृत रोग है। हेपेटाइटिस बी जो है ये एक संक्रामक रोग है। ओके, ये एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक जो आपके हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत जो लीवर होता है उसमें सूजन में जलन पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस के कारण यकृत में सूजन व जलन पैदा हो जाती है। ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस जो आपके हैप्पा डीएनए वायरस परिवार का सदस्य है। ये आपके किसका सदस्य है? डीएनए वायरस का सदस्य है। हैप्पा डीएनए वायरस, हैप्पा डीएनए, हैप्पा डीएनए वायरस, हैप्पा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। यकृत रोग जो है आपका वो हेपेटाइटिस बी का कारक डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है। ये आपका यकृत इसके कारण हेपेटाइटिस बी के कारण यकृत में सूजन और आपके यकृत में सूजन और जलन पैदा हो जाती है और ये आपके डीएनए वायरस यानी कि हैपर डीएनए वायरस परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्रोटीन, आरएनए डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन या केवल डीएनए। तो एड्स विषाणु में आपका क्या होता है? एड्स विषाणु में आपका होता है आरएनए और आपका प्रोटीन। एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस है। आरएनए के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। एचआईवी धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की दो आपकी प्रतियों से मिलकर बना होता है। ओके, और एड्स का कारण क्या होता है? एड्स रोग किसके कारण होता है?
ये आपके वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ओके। और एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है आपका रेट्रो विषाणु। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एड्स में जो आपके विषाणु होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन होता है। इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु का कारण वायरस एड्स का आपका कारण वायरस है, विषाणु है। और ये आपके इसके लिए एड्स का उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? वो है आपका रेट्रो विषाणु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्स वायरस एच टी एल वी थर्ड की खोज किसने की थी? एड्स वायरस जो आपका HTLV है, थर्ड इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो, एडवर्ड जेनर, लक आइजन जेनर या रॉबर्टसन। तो आपके HTLV वायरस थर्ड की खोज करने वाले कौन थे? वो थे आपके रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमेर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। इन्होंने HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की थी। यह अत्यधिक एड्स रोग का कारण है। यह आपके अति घातक एड्स रोग का कारण है। तो इन्होंने HTLV थर्ड की खोज की थी और इसके अलावा इन्होंने ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस इसकी इनकी खोज की थी। और ये आपके अति घातक एड्स रोग का कारक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज करने वाले रॉबर्ट गैलो थे। ये रॉबर्ट चार्ल्स गैलो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमेर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो एलिसा जो होता है ये एक टेस्ट होता है, परीक्षण होता है। ये आपका किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो होता है ये आपके एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। ओके। एलिसा टेस्ट जो होता है ये आपके एड्स को पहचानने के लिए होता है। ये आपका लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे। ओके। ये आपका एलिसा परीक्षण हो गया। परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। एलिसा के अलावा जो आपका एड्स है इसका परीक्षण आपका विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। ओके। एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है। एड्स का कारक कौन है? एड्स का कारक है आपका HIV वायरस। ओके। HIV वायरस है तथा इससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। और एड्स का प्रभाव किस पर पड़ता है? इससे प्रभावित होने वाला कौन है? तो एड्स से प्रभावित होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है।
तो फाइनली आपका एलिसा टेस्ट का जो परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोब्सेरेंट से होता है और ये इसके अलावा विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी एड्स की पहचान की जा सकती है। एड्स का कारक कौन है? एचआईवी वायरस एड्स का कारक है और एड्स से आपके प्रभावित होने वाली जो प्रभावित को करता है एड्स, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं आपके एड्स से प्रभावित होती हैं। और एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक वाटर, काउपॉक्स। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपके दुधारू पशुओं में होने वाली जो बीमारियां हैं वो है आपकी आपके फुट एवं माउथ रोग है और आपका एंथ्रेक्स है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर भी है और काउपॉक्स भी है। यानी कि आपके चारों ही जो रोग हैं, चारों रोग आपके दुधारू दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रमणीय रोग हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फुट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाले एक विषाणु जन्य यानी कि वायरल आपका संक्रमणीय रोग है। फुट एवं माउथ जो रोग है ये आपका विषाणु जन्य रोग है। विषाणु जन्य यानी कि वायरल डिजीज है, विषाणु जन्य रोग है। एंथ्रेक्स आपके बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। ये संक्रमणीय रोग है और किसके द्वारा होता है ये आपका? एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस आपके बैसिलस एंथ्रासिस बेसिल एंथ्रासिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका ब्लैक क्वार्टर है। ब्लैक क्वार्टर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। ये भी आपका एक संक्रमणीय रोग है और ये आपका भेड़ों में होता है। नेक्स्ट है आपका काउपॉक्स। काउपॉक्स भी मवेशी में होने वाला एक विषाणु जन्य संक्रमणीय रोग है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों ही आपके दुधारू पशुओं में होने वाली संक्रमणीय बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मानव शरीर में उर्वी का फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग आपके विषाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आपका पहला कथन सही है। मानव शरीर में उर्वी का फीमर सबसे लंबी अस्थि है यानी कि सबसे बड़ी बोन है। नेक्स्ट आपका हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है आपका। बट एथलीट फुट रोग जो है ये विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये आपका गलत है। मानव शरीर में उर्वी का फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग आपके विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा रोग किससे होता है आपका? विब्रियो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग जो है आपके ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। ये आपका विषाणु द्वारा नहीं होता। एथलीट फुट रोग जो होता है ये आपका ट्राइकोफाइटेन ट्राइकोफाइटेन नामक कवक द्वारा होने वाला, ओके, ये कवक द्वारा होने वाला रोग कवक द्वारा होता है और ये एक संक्रमक रोग है।
ये संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट एंड सेकंड कथन जो है ये सही है, बाकी थर्ड आपका सही नहीं है। मानव शरीर में उर्विका फीमर आपकी सबसे लंबी बोन है। हैजा रोग आपके जीवाणु द्वारा होता है, ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग आपका विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये ट्राइकोफाइटिन नामक कवक के द्वारा होता है और ये एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भोजन का विषाक्त होना बर्टुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से होता है? एजोटोबैक्टर, क्लोडिस्टीरियम, लैक्टोबैसिलस के, राइजोबियम के। तो भोजन का विषाक्त होना बर्टुलिज्म की जिस स्पीसीज के द्वारा होता है वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम के। ओके, बर्टुलिज्म रोग आपके क्लोस्ट्रीडियम बार्टुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। और बार्टुलिज्म है क्या? ये आपका भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ये भोज्य पदार्थ से होने वाला भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का या निमोनिया का। तो बैसिलस हीमोफिलस जो है आपका बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक होता है? ये आपका एक तो छोटे बच्चों में आपके मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर का स्वरूप है और ये आपके निमोनिया का भी कारण है। ओके, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस का कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा क्या है? ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये आपके बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये आपका मेनिंजाइटिस और निमोनिया के लिए भी, छोटे बच्चों में निमोनिया के लिए भी उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? टिटेनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। तो डीपीटी का टीका आपके कौन से रोग की सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो ये आपके डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस की सुरक्षा हेतु दिया जाता है। रोहिणी आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस या आपके धनुष्टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीटीपी वैक्सीन दी जाती है। उक्त तीनों रोग आपके जीवाणुजन्य रोग है। ये आपके जीवाणु जन्य रोग है जो कि आपके तथा क्लोस्ट्रीडियम आपका टिटेनी द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के बचाव हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? लाइव अटेंटिवेटेड, वायरल वेक्टर, टोक्सवाइड, mRNA। तो कौन से टाइप का टीका है जो डिप्थीरिया से बचाता है? वो है आपका टोक्सवाइड। डिप्थीरिया या रोहिणी एक जीवाणुजन्य रोग है जो कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। टोक्सवाइड टीका डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, टोक्सवाइड जो है ये टीका आपको डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवृत बीजों से। तो जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं ये मेनली जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो जीवाणुओं से पाए जाते हैं। ओके, वर्तमान में उपलब्ध अधिकतर एंटीबायोटिक्स अधिकांश आपके जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलिया या मलेरिया? तो कौन सा रोग है आपका जो जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो तपेदिक जो है ये आपका जीवाणु से होता है। यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारण आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। आपका तपेदिक, यक्ष्मा या क्षय रोग, ये आपके जो है जीवाणु से उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोग हैं। ओके, संक्रामक रोग है और ये आपका जो विषाणु है, सॉरी जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा, यानी कि लंग्स को ये आपके अफेक्ट करता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और ये एक आनुवांशिक रोग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिष्ठित रोग आपके संधिवात, संधि स्रोत, अनुवांशिक रोग आपका क्षय रोग है, कामा रोग चिंचरी से होता है, मानसिक रोग आपका मनोविदलता है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, टीबी जो है आपका क्षय रोग है, ये आपका अनुवांशिक रोग नहीं होता, बल्कि आपका ये आपके एक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है और ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कौन का परीक्षण या आपके मेंटोक्स का परीक्षण? जो टीबी के परीक्षण है तो जो टेस्ट किया जाता है वो है आपका मेंटोक्स का परीक्षण। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण, टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसे ही मेंटोक्स ट्यूबरोक्लिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में आपके ट्यूबरोक्लिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के आपके 48 से 72 घंटे बाद हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, ग्रेंगिन, शिंगल्स, लोकजा, काली खांसी। तो टिटेनस को आपका जानते हैं लोकजा नाम से। टिटेनस या धनुष टुकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो आपके क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। टिटेनस जो है ये आपका एक संक्रामक रोग है और ये किसके कारण होता है? ये आपका क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ओके, यह रोग आपके लोक जो नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टिटेनस। जो टिटेनस को आपके लोकजा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन मच्छर के काटने से नहीं होता? कौन संक्रमित आपका मच्छर के काटने से नहीं होता? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। तो कौन सा रोग है आपका जो मच्छर के काटने से नहीं होता? वो है आपका प्लेग। प्लेग एक संक्रमण या संसर्ग रोग है जो कि विशेष जीवाणु कोशरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है। ये आपका कोशुरेला
पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छरों का कोई योगदान नहीं होता। यह रोग आपके चूहों से फैलता है। ये चूहों से फैलता है। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनके संदूषित रक्त चूसते हैं। फलत जो आपका रोग भी जीवाणुओं से पिस्सू में पहुंच जाते हैं और ये आपके इनके काटने से रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका मच्छर के काटने से प्लेग रोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? निमोनिया आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि को, पीलिया आंख को और मधुमेह यकृत को। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन ए। निमोनिया आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, निमोनिया फेफड़े का रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। बाकी मोतियाबिंद जो है ये आपके थायराइड ग्रंथि को नहीं, आंख को प्रभावित करता है। पीलिया में आपका यकृत प्रभावित होता है और जो आपका मधुमेह है, मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की लैंगर-हैंस दीपिकाओं की बीट कोशिका द्वारा होता है। तो ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके अग्नाशय से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका जो करेक्ट मैच था वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित कीजिए। वायु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है आपका? टीबी, पानी द्वारा होने वाला रोग कोलेरा यानी कि हैजा, संपर्क द्वारा होने वाला रोग सिफिलिस और घाव द्वारा होने वाला रोग आपका टिटेनस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग जल जनित है। चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। तो आपका जल जनित रोग है वो है हैजा। हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। हैजा कैसे फैलता है? इस जीवाणु से दूषित जो भोजन या पानी है वो आपका कोई ग्रहण करेगा तो उससे हैजा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जल जनित रोग जो है वो हैजा है और ये आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो है आपका वो किस रोग में लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, टिटेनस, यक्ष्मा। तो जो आपका बीसीजी का टीका है ये मेनली आपका किसमें लगता है? यक्ष्मा यानी कि टीबी में लगता है। बीसीजी बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। बीसीजी आपका बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ये जो टीका है आपका तपेदिक या राजयक्ष्मा के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित उतना ही कम होता जाएगा। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं होता। जन्म से 12 माह तक ये टीका आपका लगाना जरूरी होता है। इसके बाद इस टीके का कोई प्रभाव नहीं रहता।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी का टीका आपके यक्ष्मा यानी कि टीबी में लगाया जाता है। ये बेसिलस फॉर्मेट यूरिन है और ये जन्म से 12 माह तक लगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 12 जन्म से 12 माह के बाद ये अप्रभावित हो जाता है, इसका कोई फायदा नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो जो आपका कुष्ठ रोग है ये आपका उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग आपका एक संक्रामक रोग है। ओके, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमोटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। किस किस के कारण होता है? आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री और आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमोसिस लेप्रोमोसिस। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग आपका जीवाणु द्वारा जनित होता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है और ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमोटिसिस के द्वारा आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। आपकी कौन सी बीमारी है जिसका कारण वायरस नहीं होता? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ या आंत्र ज्वर। तो आपकी सभी जो मेनली बीमारियां होती हैं उनका कारण वायरस होता है, लेकिन इनमें से एक आपकी बीमारी ऐसी है जिसका कारण वायरस नहीं होता। तो वायरस किसका कारण नहीं होता? आपका आंत्र ज्वर जो होता है उसका कारण वायरस नहीं होता। आंत्र आपका गलसुआ या कंडमाला रोग विकट विषाणु जनित बीमारी है। जो गलसुआ है ये आपका विषाणु जनित बीमारी है। ये आपकी विषाणु जनित बीमारी है जो कि आपके पेट्रिक ग्रंथि को कष्टदायी रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा जो है, पीलिया इन्फ्लुएंजा आपके विषाणु जनित रोग है। ये भी आपके विषाणु जनित रोग है। आंत्र ज्वर आपका सैलेमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? आपके सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होता है इससे आपका होता है जीवाणु, इसके कारण आपका आंत्र ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? आपका ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मच्छर प्रजाति। जो मलेरिया है आपका ये मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज एनाफिलीज मादा एनाफिलीज नामक मच्छर है जिसके काटने से आपका मलेरिया होता है। और डेंगू जो है, डेंगू किससे के कारण होता है? आपका डेंगू होता है आपका मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। डेंगू किससे होता है आपका? जबकि डेंगू आपका यहाँ पर ये मादा क्यूलेक्स फैटिंगेस और आपका एडीज एल्बोपिक्स और इसके अलावा मादा एडीज इजिप्ट तथा मादा एडीज इजिप्टी।
मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा जो आपका फीलपाव है, एलिफेंटाइसिस तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया, कोलरा, जॉन्डिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है आपका मलेरिया। सर रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग आपके प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जो आपके सर रोनाल्ड रोनाल्ड रोस थे। उन्होंने पता लगाया जो आपका मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग जो है ये आपके किससे होता है? ये प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किससे होता है? आपके प्लाज्मोडियम 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 नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम की वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। और इसके वाहक का कार्य कौन करता है? इसकी वाहक है आपकी मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये इसकी वाहक होती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके लिए ही इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। और ये कब मिला था इन्हें? 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणु तथा जिगर कोशिकाओं का अंत परिजीवी जंतु होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जो आपका एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम का वाहक का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये इसके वाहक का कार्य करता है। और इसका पता लगाने वाले कौन थे? सर रोनाल्ड रोस ने इसका पता लगाया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी के लिए 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? पी मैलेरी, पी वाइपेक्स, पी फैल्सीपेरम, पी ओविल। तो आपके भारत में 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? वो है आपका पी वाइवेक्स। आपके पी वाइवेक्स जो है वो भारत में मलेरिया के 7 से 65% मामलों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, गोलकर्मी जो आपके निमाटोड है उससे होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इंसेफ्लाइटिस या आपका कुष्ठ रोग। तो आपका गोलकर्मी जो निमोटेड है इससे होने वाला रोग है आपका फाइलेरिया। फाइलेरिया यानी कि फाइलेरिया को फील पाँव, जिसे आप एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस जो कि शरीर में आपके बुचेरिया ब्रैंकाई नामक गोलकृमि के संक्रमण द्वारा होता है। ये कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलिक्स मच्छर करता है। इसके वाहक का कार्य कौन करता है? इसके वाहक का कार्य करता है आपका मादा क्यूलिक्स। मादा क्यूलिक्स नामक मच्छर है जो इसके वाहक का कार्य करती है, जिसमें आपके होस्ट की मृत्यु तो नहीं होती, किंतु उसके हाथ पैर तथा जनांग फूल कर आपके विकृत हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं उसके हाथ पैर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइलेरिया आपका निमेटोड से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? प्रत्युर्जता, वर्णांता, एड्स या गंजापन। तो आपके कवक जनित रोग जो है वो है आपका गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला रोग है, जिसका कारण एचआईवी विषाणु होता है। एचआईवी इसका कारण होता है। और आपका वर्णांतता ये एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में आपके रोग दिए हैं, सूची 2 में उन आप किसके कारण ये रोग होते हैं वो आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो प्लेग रोग है, प्लेग आपका एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण कोशरेला पेस्टिस या आपका यारिसिना पेस्टिस नामक जीवाणु है। तो फाइनली आपका प्लेग किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आपका एड्स है। एड्स आपका मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक एचआईवी विषाणु है। इसका कारक क्या है? आपका एचआईवी विषाणु। तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका गंजापन। गंजापन जो है आपका कवक के कारण होने वाला रोग है। और नेक्स्ट आपका मलेरिया, ये आपके प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निद्रा रोग, जो आपका स्लीपिंग सिकनेस है। ये आपकी बीमारी किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तवाप बढ़ने से और आपके ट्रेपोनोसोमा नामक एक कोश के जीव से। तो ये जो आपकी स्लीपिंग सिकनेस होती है, ये बीमारी होती है आपकी ट्रेपनोसोमा नामक एक कोश के जीव से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हेमोफीलिया, वर्णांतता। तो आपका आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है इनमें से? रतौंधी आपका आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी आपका रंजकहीनता, एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन की कमी होती है। और आपका हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग होता है। वर्णांधता भी आपका आनुवांशिक रोग है। ये आपके आनुवांशिक रोग है। बाकी रतौंधी आपका आनुवांशिक रोग नहीं है। ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अधीर रक्तस्राव है। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रदूषण जनित रोग, आनुवांशिक विकार। तो ये आपका एक आनुवांशिक विकार है, हीमोफीलिया। ओके, ये आपका हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस युग्म में आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थायमीन आपका बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता, विटामिन के की कमी से रक्त जमना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होती। तो ये आपका वर्णांधता एक कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका वंशागति रोग है। इसमें लाल हरा अंधापन, ये आपका डाल्टोनिज्म इसको कहते हैं। तो आपका विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फॉस्फोरस। तो घेंगा रोग आपको किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है घेंगा रोग आपकी आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से शरीर में गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसमें आपकी गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है, जो आपके कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा या बेरी। तो पॉलिश किए हुए चावलों से जो रोग होता है वो है आपका बेरी। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, जो मुख्यतः आहार में थायमीन यानी कि आपके विटामिन B1 की कमी से होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मी किसे कहते हैं? आपका स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्म संवेदना की कमी को। तो जो कहते हैं आपका एनोस्मिया, ये घ्राण संवेदना की कमी है। इसमें मनुष्य की सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग आपकी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपिनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो आपका जो पोटेशियम है वो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्य को संचालित करता है। ये आपके मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियों इत्यादि ये पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया में आपकी किसकी बढ़ोतरी होती है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स में और आपके लाल रक्त कोशिकाओं में या श्वेत रक्त कोशिकाओं में। तो ल्यूकेमिया के अंदर आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित अंग है आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो विकिरण से सबसे कम प्रभावित होने वाला रोग को आप सबसे कम प्रभाव होने वाला अंग है आपका मस्तिष्क। विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि किसे होती है? आंख को होती है। सर्वाधिक हानि आंख को होती है और सबसे कम हानि मस्तिष्क को होती है यानी कि ब्रेन को होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। काफी महत्वपूर्ण क्लास थी। तो फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना क्लास को, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।